तो देश में मीडिया को आपने पहले ही अपने कब्जे में कर रखा है। संसद में आप किसी तरीके से पहुंचे हुए हैं ही। सारे जगह पे अधिकारियों को जो प्रशासन होता है उसको अपने अपने मुट्ठी में कर रखा है। चुनाव आयोग तक को मुट्ठी में कर रखा है कि विपक्ष की पार्टियां आपके साथ इस महासम्मेलन डील हुआ या अभी जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, तो लेकिन जो लोग आज़ाद करवाना चाहते थे वो किस तरह का मुल्क चाहते थे? गांधी जी कैसा देश चाहते थे? भगत सिंह कैसा देश चाहते थे? तो क्या इस बार भी रोजगार से संबंधित, जो महंगाई बढ़ रही है इससे संबंधित ये भी मुद्दे आपके अधिवेशन और आपके इस सेशन में होंगे? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। भाकपा माले अपना 11वां महाधिवेशन 15 फरवरी से 20 फरवरी तक चलाएगा और इस महाधिवेशन में जो शुरुआत की जाएगी वो है एक रैली से, जिस रैली का मेन मकसद है देश को भाजपा से मुक्ति दिलाना, और जिस रैली का जो थीम है वो है लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। रैली से इसकी शुरुआत होगी। वहीं अगर हम बात करें इस महाधिवेशन के थीम की, तो वो थीम है फांसीवाद मिटाओ, लोकतंत्र बचाओ, शहीदों के सपनों का भारत बनाओ। हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार विधानसभा के सदस्य, पालीगंज से विधायक और युवा विधायक, जो लगातार युवाओं की आवाज़, रोजगार के मुद्दे को भी उठाते रहे हैं, संदीप सौरभ। संदीप भाई, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। भाकपा माले जो महाधिवेशन कर रहा है, हर 5 साल पर आप की पार्टी का महाधिवेशन होता है, अपने जो पार्टी की प्लानिंग होती है, स्ट्रेटेजी होता है, सब पर डिस्कशन होता है। इस बार जो आपका महाधिवेशन है उसका थीम तो हमने आपको बताया, मगर वो क्या है, क्यों है और कैसे किया जाएगा? देखिए, महाधिवेशन का थीम वही है, फांसीवाद मिटाओ, लोकतंत्र बचाओ, शहीदों के सपनों का भारत बनाओ। और जब हम फांसीवाद कह रहे हैं तो इस रूप में कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के भीतर एक ऐसी सरकार आ गई है जो नफरत, झूठ पे टिकी हुई है और जनता के अधिकारों पर हमला करने के लिए सत्ता का कंप्लीट इस्तेमाल, बगैर कोई लोक लाज के, बगैर किसी डर के, खौफनाक तरीके से देश को बर्बाद करने के लिए ये लोग उतारू हैं और हर मोर्चे पर इनका चल रहा है। तो फांसीवाद को जैसे हम लोग परिभाषित करते हैं कि भाई एक ऐसी सरकार हो जो लोकतंत्र के तथाकथित नियमों को पालन करते हुए वो आगे आ जा, सरकार में चुन करके आया हो। तानाशाह नहीं है कि वो किसी तरीके से षड्यंत्र करके आ गया, वो बहुसंख्यक की मर्जी से भले आया हो, लेकिन आने के बाद सरकार में उसका जो रवैया है वो है कि देश में एक नस्ल के प्रति, एक जाति के प्रति या एक धर्म के प्रति एकदम घृणा फैला दो। तो ये अभी देश के अंदर चल रहा है। तो जबरदस्त सांप्रदायिक माहौल देश के अंदर बनाने की कोशिश लंबे समय से चल रही है। और देश को, माने जो फांसीवाद का एक पहचान होता है कि वो समूचे देश के लोकतंत्र को और देश के आम नागरिकों के अधिकारों को कंप्लीटली खत्म कर देता है। तो लोकतंत्र में जो बुनियादी चीजें होती हैं कि हमें असहमत होने का अधिकार है। अगर सरकार की कोई नीति हमें पसंद नहीं है तो हम उससे डिसएग्री कर सकते हैं, हम उसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आज की सरकार में आलोचना और असहमति संभव नहीं रहा। तो लोकतंत्र में अगर लोक का तंत्र है तो लोक की आवाज़ को अगर आप दबा देंगे, बोलने की आज़ादी पे अंकुश लगा के रखेंगे और पूरे सत्ता तंत्र को अपने नियंत्रण में लेकर के जो भी संवैधानिक संस्थान है उसको अपना एक तरह का दुमछल्ला बना के रखेंगे, और जुडिशियरी में भी सरकार का हमला जारी है। आप देखिए कि कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना के बहाने अभी ये लोग चाह रहे हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इनके कहे के मुताबिक इन्होंने जिनको रिकमेंड किया वो जज बन जाए। तो देश में मीडिया को आपने पहले ही अपने कब्जे में कर रखा है। संसद में आप किसी तरीके से पहुंचे हुए हैं ही। सारे जगह पे अधिकारियों को जो प्रशासन होता है उसको अपने अपने मुट्ठी में कर रखा है। चुनाव आयोग तक को मुट्ठी में कर रखा है और ले दे करके एक न्यायपालिका जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको भी आप चाहते हैं कि आपके इशारे पर काम करने वाला न्यायपालिका हो जाए, तो देश का लोकतंत्र तो खत्म हो जाएगा। तो भाकपा माले की रणनीति क्या है, क्या आपका आगे का? देखिए, एक तो हम लोग हैं कि इस सरकार की हर गलत नीति का भंडाफोड़ भी करना, उसका जो मैसेज है वो आम जनता तक ले जाना, ये तो हम लोग सालों भर प्रक्रिया कर रहे हैं। लेकिन फांसीवाद जो है वो सिर्फ चुनाव का मसला नहीं है। एक बात जो हम लोग बार बार कहते हैं कि फांसीवादियों को आप चुनाव में शिकस्त दे देंगे तो ये इनफ नहीं है, वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन समाज से
लोगों की मानसिकता से जो नफरत का कारोबार चल रहा है, लोगों के जहन में जो डाला जा रहा है कि भाई आप श्रेष्ठ हैं और वो जो फलाना है वो आपके लायक नहीं है, आपसे आपके शहर में रहने लायक नहीं है, उसको मारिए, उसको पीटिए, ये जो सेंस लोगों में डाला जा रहा है उसको समाज से भी निकालना होगा। तो पार्टी का जो महाधिवेशन है उसमें इस पर चर्चा होगी और राजनीतिक रूप से जो लोग आज गैर भाजपाई जितनी पार्टियां हैं, जो भाजपा विरोधी पार्टियां हैं, जो भाजपा के इन पॉलिसीज़ को समझ रही है और सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली पार्टियां हैं, उनको एक मंच पे लाने की कोशिश। मतलब एक तरह से कहा जाए तो अपनी पार्टी का तो आप इस महासम्मेलन में मूल्यांकन करेंगे ही, साथ ही साथ विपक्ष को एकजुट करने की भी आपकी रणनीति निश्चित तौर से हमारा एक सेशन होगा, उसमें पार्टी का एक सेशन होगा महाधिवेशन में। उसके लिए पार्टी की तरफ से बाकी अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको इनविटेशन भी गया हुआ है, तो वो लोग भी आएंगे अपनी। तो क्या लगता है कि विपक्ष की पार्टियां आपके साथ इस महासम्मेलन का हिस्सा बनेंगी? हाँ, वो आ रही हैं, पार्टियां सब आ रही हैं ना। अभी देखिए देश के सामने चुनौती भाजपा है। अभी जिस तरीके से नया जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया और उसमें अडानी ने क्या क्या किया, ये दुनिया के सामने अभी आया। बिल्कुल। लेकिन इससे पहले मोदी जी ने अडानी के लिए क्या क्या किया, ये तो हम लोग कहीं रहते पहले से जनता में जा करके, सदन के अंदर, सदन के बाहर, सड़क पर, हर जगह हमने कहा ये बात। मगर क्या ऐसा कारण है कि 2014 में सरकार बनी भाजपा की, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, 2019 में फिर जनता ने उन्हीं को सराहा, उन्हीं को वोट किया, तो लगभग 40% वोट तो उनको मिल जा रहा है। देखिए जनता का वोट मिल जा रहा है, वो कैसे मिल रहा है ये देखना भी पड़ेगा। 19 के चुनाव को अगर आप याद कीजिए तो जिस तरीके से पूरा तंत्र मोदी जी के पक्ष में खड़ा हो गया और ईवीएम में भी कई जगह पे गड़बड़ियों का जो एक बात आई थी, उस पर तो कोई जांच हुआ नहीं। कोर्ट में मामले सब पेंडिंग रखे गए हैं, ईवीएम का भी मामला कोर्ट में है, पेंडिंग चल रहा है। इसके अलावा उस समय जो चुनाव आयोग का रोल था, जिस तरीके से नमो चैनल को प्रमोट किया गया, जो कि संभव नहीं था इससे पहले, तो ये सारी चीज़ें करके और ये खरबों रुपए जो कॉरपोरेट को, देश का सारा संपत्ति कॉरपोरेट को दिया गया, तो कॉरपोरेट से जो पैसा लिया गया चुनाव के दौरान, अडानी ने जो सुविधाएं मुहैया करवाई, अडानी ने जिस तरीके से एजेंसीज को खरीद करके मोदी के हवाले कर दिया, तो ये पूरा चीज़ रहा। तो चुनाव में भले ही वो लोग जीते, लेकिन वो चुनाव में जीतने का कतई मतलब नहीं है कि वो लोग सही थे। उन्होंने तमाम हथकंडे अपनाए और उसी साथ सरकार में हैं, और सरकार में आने के बाद जो शिकंजा पहले से उनका कसा हुआ था तमाम संवैधानिक संस्थानों के ऊपर, स्वतंत्र निकायों के ऊपर, वो शिकंजा और भी ज़्यादा मजबूत इन लोगों ने किया। अच्छा, 2024 में चुनाव होना है, अब ऐसे में क्या लगता है कि भाकपा माले कितना सक्षम होगा उन्हें भाजपा को नुकसान पहुंचाने में, साथ ही साथ विपक्ष को एकजुट करके सरकार बदलने में? देखिए भाकपा माले तो काफ़ी समय से, जब से मोदी सरकार सत्ता में आया तब से ही हम लोग ये बात कह रहे हैं कि ये सरकार जो है वो इस देश के लिए खतरा है, इस देश की जो पहचान है, जो हमारी अस्मिता है, उसके लिए खतरा है, सामाजिक शांति के लिए, सद्भाव के लिए खतरा है, और सबसे बड़ा बात कि जनता के अधिकारों को कुचलेगी। ये बात हम जब लगातार कह रहे हैं, पिछला विधानसभा चुनाव जो हुआ उसमें CPI-ML ने यही रणनीति अपनाई थी कि भाजपा का पर्दाफाश करना हमारा प्राथमिक काम है, जनता को जागरूक करना। और ये जो 24 का चुनाव है उसमें बाकी पार्टियों को समेटते हुए, बाकी पार्टियों को एक मंच पर लाने की कोशिश करते हुए जनता की तरफ लगातार एक रुख रखना, ये हमारी पार्टी की रणनीति अभी भी है। हम आम लोगों से बात कर रहे हैं, राफेल डील हुआ या अभी जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, तो इस तरह की चीज़ों को लेकर के माले एक पार्टी है जो गांव देहात में जाकर के गरीबों के बीच में उनको समझाने की कोशिश करती है। जैसे भी अडानी ग्रुप का जो मामला है, आप देखिए पूरा शेयर बाजार नीचे चला गया, तो जो भी शेयर धारक थे, जो जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था, उनके पैसे तो गए, लेकिन सारे बैंक, जो SBI सिर्फ नहीं बल्कि सारे बैंकों का जो है वो शेयर डाउन हो गया। तो आम लोगों के गाढ़े कमाई की जो पैसा बैंकों में जमा है, उस पैसे का तो नुकसान हो रहा है लगातार। आम लोग जो LIC में पैसा डालते हैं, उस पैसे को मोदी जी ने ज़बरदस्ती डलवा दिया अडानी के पास, तो आम लोगों का नुकसान हुआ। ये जनता को लगातार समझाना और ये कहना कि ऐसी सरकार को आपको 24 में बदलना है। तो ये जो रैली आप लोग जो शुरुआत कर रहे हैं अपने महाधिवेशन की, जो पहले रैली होगी लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ और शहीदों के सपनों का भारत
बनाव की बात हो रही है, फांसीवाद मिटाने की बात हो रही है, लोकतंत्र बचाने की बात हो रही है। शहीदों के सपनों का भारत और अभी जो भारत की स्थिति है, इसको आप कितना एक दूसरे से अलग पा रहे हैं? देखिए, शहीदों के सपनों का भारत का क्या मतलब है? हालांकि सरकार तो कह रही है कि ये अमृत वर्ष है और देश जो है वो अमृत काल में प्रवेश कर गया। हाँ, बिल्कुल। तो अमृत जो दिन भर में 20 बार बोलने वाले लोग हैं, वो समाज में अमृत नहीं जहर फैला रहे हैं। एक तो बात ये है। और इस देश को आज़ाद करवाने में इनका क्या रोल था, ये सब लोग जानते हैं। आरएसएस का कोई एक व्यक्ति भी आज़ादी की लड़ाई के दौरान जेल नहीं गया। सावरकर की अगर बात करते हैं लोग, तो वो जेल गए, माफ़ी मांगे, बाहर निकले और अंग्रेजों की मदद की उसके बाद। तो कहीं से ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ तो थे नहीं, देश को आज़ाद तो इनको करवाना नहीं था। तो लेकिन जो लोग आज़ाद करवाना चाहते थे, वो किस तरह का मुल्क चाहते थे? गांधी जी कैसा देश चाहते थे? भगत सिंह कैसा देश चाहते थे? अंबेडकर किस तरह का देश चाहते थे? तो उस विजन का देश बनाना है हम लोग को। तो उसमें सबसे बड़ा रोड़ा आज के समय में जो है वो यही लोग हैं। बीजेपी है, आरएसएस है, और इसकी जो पूरी टीम बनी हुई है, जिसको संघ ब्रिगेड कहते हैं, उसमें तरह तरह के संगठन है, कुछ फर्जी संगठन भी है, कुछ का काम सिर्फ दंगा फसाद ही करना है, बजरंग दल है। तो इस तरह के लोगों को पहचाने जनता, ये हमारा एक मैसेज है। शहीदों का सपनों का भारत वही है जो एक ऐसा देश का निर्माण जिसमें कोई एक समाज दूसरे समाज को न दबाए, एक समुदाय दूसरे समुदाय को न दबाए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को न दबाए। तो सबको अपनी आज़ादी मिले और लोगों के अधिकार मिले, लोकतंत्र मिले, बोलने की आज़ादी मिले, है ना। ये हम चाहते हैं। अच्छा, एक सवाल है हमारा, जैसे आपने शहीदों के सपनों का भारत की बात की, तो गांधी जी का कहना था कि जो सबसे पिछले पायदान पर लोग हैं उनकी आवाज़ आगे आनी चाहिए। साथ ही साथ अगर भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह ने कहा था कि हमारा मकसद सिर्फ अंग्रेज़ों, गोरों से शासन प्रणाली को छीनना नहीं, बल्कि काले लोग भी जब उसी तरह का शासन करने लगें, वैसे भारत से बचाना है हमें। निश्चित तौर से। तो उसके आप उसके लिए क्या भाकपा माले की रणनीति होगी और क्या कर रही है भाकपा? देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ कि गांधी जी ने कहा, या बल्कि आज़ादी की लड़ाई का जो शुरुआती नारा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र तक चले जाइए, जी। तो वो कह रहे हैं कि अंग्रेजी राज सब तरह से अच्छा है, लेकिन विदेश हमारा पैसा चला जा रहा है, पैधन विदेश चली जात यही अति ख्वारी है। तो ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, और वहीं से अंग्रेजों की ये जो आलोचना थी कि भाई देश की संपत्ति को लूट रहे हैं लोग, तो वहीं से आंदोलन खड़ा हुआ देश की आज़ादी के लिए। लोगों ने कहा कि भाई हमारा सारा पैसा लेकर के तो लोग विदेश चले जा रहे हैं, देश को कंगाल कर रहे हैं। आज के टाइम पे वही बात हो रहा है। समूचे देश के पैसे को चंद लोगों के हाथ में दिया गया। ऑक्सफैम का रिपोर्ट अभी आया है कुछ दिनों पहले, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा उसको। उसमें कहा गया है कि 1% लोग जो हिंदुस्तान के भीतर 1% जो अमीर लोग हैं, उनके पास देश की कुल 40% संपत्ति हो गई है। तो किस तरह का मुल्क बनाना चाह रहे हैं आप? सारा पैसा समेट करके एक जगह। तो देश माने देश को चलाने में जो फायदा होगा, जो लोगों के श्रम का फायदा है, श्रम से जो चीज़ें निकली, लोगों की मेहनत से जो चीज़ें निकल रही हैं, उसका पूरा मुनाफा एक व्यक्ति को या एक कंपनी को या चंद लोगों को मिल रहा है। लेकिन जो नुकसान है वो किसको मिल रहा है? महंगाई के रूप में जनता को मिल रहा है। बिल्कुल। लोगों की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो रही है। आपका हेल्थ का स्थिति खराब है, आपका शिक्षा का स्थिति खराब है। तो ये वहाँ से तुलना हम कर रहे हैं। तो शहीदों के सपनों का भारत बनाओ, उसका प्रक्रिया जो बार बार हम कर रहे हैं कि जनता में जाना, गांव की तरफ बढ़िए। पार्टी हमारा चाहता है कि गांव की तरफ लोग जाएं, वहाँ किसानों मजदूरों को ये करें, क्योंकि सूचना के जितने भी रास्ते हैं, मीडिया के जितने तरीके हैं, सोशल मीडिया जितने हैं, उन पे पैसे के माध्यम से, और यही कॉरपोरेट जिनको मोदी जी अंधाधुंध पैसा दे रहे हैं, उनके माध्यम से पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है। तो अब जनता तक आपकी बात अखबार नहीं ले जा रहा है, टीवी चैनल जो है वो सच बात जनता को नहीं बता पा रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, एक टीवी चैनल जो था थोड़ा मोदी सरकार की जो चीज़ें थी उसकी आलोचना करने वाला चैनल था, एनडीटीवी, अडानी ने खरीदा। बिल्कुल, अडानी ने खरीदा और वहाँ से रवीश कुमार को निकाला गया, तो चैनल फिर मोदी जी के पक्ष में गया। रवीश कुमार तो खुद से निकले, उन्होंने सिचुएशन को भापा है। सिचुएशन को भापा है। वो जान रहे थे कि भाई अब अडानी है तो हम कैसे बोलेंगे। मोदी जी और अडानी जी का संबंध कौन नहीं जानता है।
अडानी जी के ही तो हवाई जहाज पे घूम करके प्रचार में दौरा करते हैं मोदी जी। बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है अगर देखा जाए तो रोजगार है। 8 अक्टूबर 1990 में एक रैली हुई थी जिसका भाकपा माले ने पूरी तरह से समर्थन किया था, उसमें बल्कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिसमें दाम बांधो काम दो का नारा था, उस थीम था। तो क्या इस बार भी रोजगार से संबंधित, जो महंगाई बढ़ रही है इससे संबंधित ये भी मुद्दे आपके अधिवेशन और आपके इस सेशन में होंगे? वो जो रैली थी दाम बांधो काम दो, वो भाकपा माले ने बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया, बल्कि भाकपा माले की ही वो रैली थी दिल्ली में। हाँ। और वो दिल्ली में रामलीला मैदान में टॉप 10 जो रैलियां हुई हैं संख्या के लिहाज से, अभी तक की हो रही उसमें वो महत्व रखता है वो रैली। और वो पार्टी उस समय हमारी ओवरग्राउंड हुई थी, चुनाव लड़ने का हम लोगों ने अनाउंस किया था। और दाम बांधो काम दो अपने समय में यही था कि भाई उस समय जो मजदूरों की स्थिति थी, खास करके जो खेत मजदूरों की स्थिति थी, गरीबों की स्थिति थी, दलितों की जो स्थिति थी, उसमें हमारी मांग थी कि सरकार एक नियत तय कर दे कि भाई ये फिक्स मिनिमम वेज उनको हर हाल में मिलेगा। तो मिनिमम वेज की एक तरह की लड़ाई, काम दो, गरीबों को काम दो, मिलना चाहिए। और वो लंबा आंदोलन चलता रहा, जिसके चलते बाद में सरकार ने मनरेगा का योजना लाया। पहले नरेगा था और फिर मनरेगा। हाँ, तो वो योजना लाने का वो सब पूरा एक कहिए कि पूर्व भूमिका उसको हम लोग कह सकते हैं। आज के समय में जो रोजगार की स्थिति है, चीजें वही हैं। आप मनरेगा तो ला तो दी है सरकार ने तो लाया था, कांग्रेस की सरकार लाई थी। अब ये बीजेपी जब से आई है, अब ये लोग मनरेगा में अंधाधुंध कटौती कर रहे हैं। जैसे अभी जो बजट आया, आप लोग सुने होंगे कि उसमें मनरेगा का पैसा काट दिया गया, सर्व शिक्षा अभियान की योजनाएं हैं उसमें पैसा काटा गया। तो कई जगह से पैसे की कटौती हो रही है, और खास करके इसलिए ताकि जो गरीब लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार न मिले। इसके पीछे भी सरकार का एक एजेंडा है। जैसे लोग कई बार सोचते हैं कि भाई सरकार क्यों नहीं चाहेगी कि युवाओं को रोजगार मिले, युवा की आबादी इतनी देश में है तो उनको वोट बैंक चाहिए, तो युवा वोट कैसे देंगे, इसलिए सब सरकार तो कोशिश करती ही है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मोदी सरकार जो है उनके एजेंडा में ये बात है कि हम युवाओं को बेबस बना दें। पढ़ाई लिखाई का रास्ता पहले उनके लिए बंद कर दें, एमफिल पीएचडी वो ना कर सके, एमए ना कर सके, इसलिए कॉलेजों की स्थिति वैसे रखनी है, कॉलेजों की संख्या कम करनी है, जो नई शिक्षा नीति में कहा जा रहा है। तो और एमफिल पीएचडी में आप देखिए कि स्थिति क्या है, कितने लोग जा पा रहे हैं वहाँ। तो उच्च शिक्षा से बच्चों को पहले काट लेना है। दूसरी तरफ सरकारी नौकरियों के स्कोप को लिमिट कर देना है, वहाँ भी दरवाज़ा छोटा कर देना है। तो कुछ जगहों को प्राइवेट कर दिया, रेलवे को बेच दिया, सेना की बहाली थी तो उस तरह का क्राइटेरिया लगाया कि लोग जाना ना चाहें। तो अब युवाओं के पास विकल्प क्या बचेगा जब आपके सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं, आपको शिक्षा में ऊपर न जाने दिया जाए, रोजगार में ऊपर न जाने दिया जाए, तो आपके पास क्या विकल्प बनेगा? सस्ता मजदूर बनने का। और ये किसके लिए फायदेमंद है? जो बड़े कॉरपोरेट हैं, जो अडानी सरीखे लोग हैं, उनके लिए, उनको ऐसा क्राउड चाहिए जो रेलवे में जाने का सपना न रखता हो, बल्कि वो जानता हो कि अब कुछ नहीं बचा है, चलिए जो ही 5,000 6,000 मिल रहा है अडानी को अडानी के ग्रुप में कहीं से कुछ काम मिल जाए, वही बहुत ज़्यादा है। तो युवाओं को बेबस कर देना इस काम के लिए भी, और इस काम के लिए भी जो सरकार कर रही है, जो सरकार के जो ट्रोल आर्मी है, जो बीजेपी के सोशल मीडिया में जो बैठे हुए लोग हैं, 2 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको ट्वीट करना है, आपको ट्वीट करने पर पैसा मिलेगा, ये जो एक नया सिस्टम शुरू हुआ, या दंगा फसाद में जो बाहर से किराए पे लोग ला रहे हैं, तो एक खास तरह का देश में पैरेलल सिस्टम बनाने की कोशिश इसके माध्यम से भी की जा रही है। तो ये पूरा संकट है। इसके साथ साथ आज जो रोजगार की स्थिति है, उसमें जो स्कीम वर्कर्स हैं उनसे तो बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है। सब जगह की बात यही है। जो रसोइया हैं, स्कूल में जो महिलाएं खाना बना रही हैं, 200-200 लोगों का खाना बनाने वाले लोगों को आप 1200-1300 रुपये दे रहे हैं, तो ये तो हनन है उनके अधिकारों का। तो नारे भले आज बदल जाए, लेकिन संदर्भ वही है, उसी को हमने एक्सपेंड किया है। और आज युवाओं के सवाल को लेकर के भाकपा माले ने बिहार विधानसभा के अंदर भी बाहर भी सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ आवाज़ उठाई है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो इस तरह से माले विधायक संदीप सौरभ ने जो 11वां महाधिवेशन होने वाला है भाकपा माले का, उसकी पूरी जानकारी दी। और जो 15 से 20 फरवरी को होना है, इस रैली का जो थीम है फांसीवाद मिटाओ, लोकतंत्र बचाओ और शहीदों के सपनों का भारत बनाओ। तो अब देखना है कि इस महाधिवेशन के बाद इसका कितना असर लोगों पर पड़ता है, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने में बिहार विधानसभा का।
बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें।